Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. मैं हूं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा. In this session, we are going to talk regarding the epithelium and glands. चलिए शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेशन. यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ये हम लर्न करने जा रहे हैं. इपिथीलियम अगर हमने एक बार समझ लिया तो पैथोलॉजी और सर्जरी मेडिसिन ऑप्शन के कई सारे एमसीक्यूज आपसे आसानी से बनेंगे. सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस यूनिट, द यूनिट इंट्रो. हम सबसे पहले देखेंगे कि इपिथीलियम एक्चुअली में होता क्या है. इसका एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे. अब सबसे मेन चीज जो एग्जाम में स्लाइड आती है तो उसमें इपिथीलियम कौन सा है, कहां पर ये पाया जाता है, ये हमें देखना है. हाउ टू आइडेंटिफाई द इपिथीलियम इन स्लाइड्स. एंड एज यूजुअल वी विल सी द फोकस एरियाज, रिवीजन कैप्सूल्स एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एग्री सर. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन फ्यू पॉजिटिव लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू. याद रखिए, थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन. आपको सिर्फ काम के बारे में सोचना है, उस डायरेक्शन में काम करना है और फिर उसमें आप सफलता देखिए. हो सकता है कि बीच में निराशा हाथ लगे लेकिन रुकना नहीं है, करते चले जाना है काम और डेफिनेटली एक दिन आएगा कि आप सक्सेसफुल होंगे. चलिए इन पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम अभी का सेशन स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द एपिथेलियम? ट्राई टू कैच दिस पॉइंट. यस, सपोज दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. Suppose this is the basement membrane. We all know that cells are located over the basement membrane. तो इसके ऊपर cells हैं. एग्री सर. तो आप देख रहे हैं एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है. यस सर, इट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. द सेल्स दीज आर हैविंग द न्यूक्लियस. चलिए इनका हमने न्यूक्लियस भी शो कर दिया. तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इनका एक पार्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है, लेकिन दूसरा पार्ट जो है, दूसरा सरफेस जो है वो फ्री है. यस, you can see here these are having the, yes, these are the cells, these are attached to the basement membrane, but another surface, yes, one surface is free. तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? इपिथेलियम. जनरली ये हमारी बॉडी कैविटीज को लाइन करते हैं, जैसे कि जीआईटी ट्यूब, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यस, जेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट. तो इनकी जो लाइनिंग होती है, इवन बॉडी सरफेस की जो कवरिंग है वो इपिथेलियम से बनी होती है. नाउ ट्राई टू कैच, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इपिथेलियम. पिछले सेशन में भी हमने देखा था. यस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर चपटे सेल्स हैं विच आर हैविंग द न्यूक्लियस विच आर पैरेलल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. प्लीज गो फॉर द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो. तो ये सिंपल स्क्वेमस है. अगर मान लो मल्टीपल लेयर हैं तो इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहेंगे. ये भी दो टाइप के. केराटिनाइज्ड, अगर अपर लेयर में डेड इपिथेलियम है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसे हम केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम कहेंगे. और अगर केराटिन नहीं है तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम कहेंगे. अगर सेल की हाइट बहुत ज्यादा होती है तो उसे हम कॉलमनर कहते हैं. अगर मल्टीपल लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हम कहेंगे. इसी तरीके से आप जानते हैं हमारा सिंपल क्यूबॉइडल लेयर, ऑल द डायमेंशंस आर इक्वल. यस, अगर मान लो मल्टीपल लेयर आपको देखने के लिए मिलेगा तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल. और इसी तरीके से अगर मान लो हाइट बहुत ज्यादा है तो इसे हम सिंपल कॉलमनर. अगर इसके मल्टीपल लेयर मिलेंगे तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर. जब आपको नजर आए कि ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर जैसा है लेकिन एवरी सेल इज अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो एक्चुअली ये आपका स्ट्रेटिफाइड लेयर नहीं है लेकिन स्ट्रेटिफाइड लेयर जैसा दिखने वाला सेल है, इसलिए इसको हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड लेयर कहते हैं. अगर सरफेस पर आपको कुछ प्रोजेक्शन नजर आएंगे तो इसे हम सिलिएटेड कहेंगे. ओके सर, तो ऐसा हम क्लासिफिकेशन अक्सर पढ़ते हैं. यस, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में एक ऐसा इपिथेलियम पाया जाता है जो एक अपीयरेंस से दूसरे अपीयरेंस में चेंज होता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशनल इपिथेलियम कहते हैं. ये यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है इसलिए यूरोथेलियम कहते हैं. ओके सर, तो इन बेसिक नॉलेज के साथ, ये हम अक्सर स्कूल टाइम पढ़ते थे इसलिए यहां पर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है. ऐसा क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता. आपका क्वेश्चन आता है, इमेज होगा, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा और ये इपिथेलियम कहां पाया जाता है ऐसा पूछेगा. ओके सर, सो वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम. क्लासिफिकेशन ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू. सर, इपिथेलियल टिश्यूज they can be divided on the basis of the layers of the cell under the two category, simple and compound or stratified.
सिंपल की बात करते हैं तो सेल के शेप के बेसिस में फ्लैट है, पैरेलल, न्यूक्लियस इज पैरेलल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वेमस, यस, ऑल द डायमेंशंस आर इक्वल and you will see the nucleus is rounded to cuboidal epithelium, columnar if height of the cell is more and nucleus is 90 degree to the basement membrane तो हम इसे columnar कहते हैं, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। pseudo stratified, आपको लगेगा कि ये stratified है लेकिन एक्चुअली में वो ऑल जितने भी सेल्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, तो pseudo stratified। सीलिया है तो सीलिएटेड, अगर सीलिया नहीं है तो नॉन सीलिएटेड इपिथेलियम हम कहेंगे। यस, नाउ यू कैन सी the compound cells which are changing the shapes, okay, yes, अगर मान लो मल्टीपल लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड, सेल के शेप के बेसिस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर आप कह सकते हैं। आप यहां पर अगर केराटिन देखते हैं तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहेंगे, केराटिन नहीं है तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हम कहेंगे। इसी तरीके से अगर मान लो शेप में चेंज हो रहा है तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसे हम यूरोथेलियम भी कह रहे हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। सो दिस द वन सिंपल क्लासिफिकेशन, ओके। सो आफ्टर दिस ऑल नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अवर identification of the different epithelium. Before starting to identify the slides, I want to recall you the previous session. याद कीजिए हमने देखा था if there is the our cell membrane, cell is located over it and nucleus is parallel to the basement membrane, then you will say sir it is squamous epithelium. इसी तरीके से हमने देखा था if this is the cell membrane and the cells are having beautiful rounded nucleus, yes, all the dimensions are equal, तो इसको हम कहेंगे yes sir it is our cuboidal epithelium। और अगर मान लो सेल मेम्ब्रेन नजर आता है, the cell is having the very high length, yes length इसका बहुत ज्यादा है in comparison to the other dimension, and who is your friend nucleus, nucleus is making 90 degree to the basement membrane, तो इसको हमने क्या कहा था सर, it was columnar epithelium। तो इनके बेसिस में हम स्लाइड को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी भी कोई स्लाइड आए आइदर इन एनाटॉमी और इन योर हिस्टोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स, व्हाटएवर, तो सबसे पहली चीज किसी एक सेल को देख करके आपको डिसाइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम स्लाइड तैयार करते हैं तो हर सेल को केमिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, थर्मल प्रेशर अलग अलग सिचुएशन से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके कारण आप एक चीज को देख करके डिसाइड नहीं करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, हु इज योर फ्रेंड, सर न्यूक्लियस इज योर फ्रेंड, और इस न्यूक्लियस को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको दिखाया। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एक रूल ऑफ 5 याद रखना है, आपको राइट लेफ्ट टॉप कॉर्नर, यस राइट लेफ्ट बॉटम कॉर्नर और सेंट्रल पार्ट हर जगह ऑब्जर्व करना है और फिर सारी चीजों का एवरेज निकालना है, क्योंकि एक सेल को अगर आप देखेंगे तो आपको धोखा होगा। ओके सर, सो कैन यू सी हियर सर पिंक लीनियर पैटर्न इज देयर, याद कीजिए पिछले पैटर्न को, पिंक लीनियर पैटर्न मतलब क्या सर, ये तो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, अगर एक न्यूक्लियस के चारों ओर मिलेगा तो सर इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ओके सर, दिस इज आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लू कलर ब्लैक कलर डॉट्स, तो ये ब्लू कलर ब्लैक कलर चीजें क्या है सर, ये तो हमारे न्यूक्लियस हैं। यस, अगर ये डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सर अगर राउंडेड न्यूक्लियस है तो हम इसको क्यूबॉइडल कहेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम सेल्स, तो आप देखते हैं मैक्सिमम सेल्स जो हैं दे आर शोइंग द न्यूक्लियस पैरेलल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये कुछ और नहीं सर, दीज आर आवर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि मल्टीपल लेयर में नहीं है। एग्री सर, लेकिन सर यहां पर तो कोई कलर नहीं है। यस, अगर कोई कलर नहीं है तो आप कहेंगे सर इट इज अवर आइदर द एयर, एयर कोई स्टेन नहीं लेगा, और द फैट, क्योंकि फैट को जब आप स्लाइड में डुबाएंगे तो ये वॉश हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री का हमने रूल पढ़ा था लाइक डिसॉल्व्स, लाइक समान समान को घोलता है, जो फैट होता है वो एसीटोन अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। अब ये फैट है कि एयर आपको पहचानना है, तो याद रखिए कि
फैट जो है, तेल की बूंद है, वो एक रेगुलर राउंडेड मास के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, लेकिन एयर किसी भी तरीके से इरेगुलर होगा। ओके सर, तो अब कॉमन सेंस लगाइए, हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां पर एयर है, जहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जरूरत पड़ती है? मैंने आपको बताया था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो एक्सचेंज में मदद करेगा, आइदर द एयर और द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और द अवर न्यूट्रिशन एलिमेंट, या फिर यूरिन के एक्सचेंज में, आयंस के एक्सचेंज में। तो अब आप सीधे से कॉमन सेंस लगा सकते हैं, सर एयर हमारे बॉडी में कहां पर है जहां पर एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है? वो एक ही आंसर है, लंग एल्वियोलाई। ओके, और टेंशन नहीं लेना, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन को भी हमको देखना। सबसे पहले आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि सोचना किस डायरेक्शन में है और आपको आंसर खोजने में आसानी होगी। ओके सर, नाउ लुक फॉर दिस इमेज। ओके, लुक राइट लेफ्ट, ऑल्सो द बॉटम एंड द सेंटर। ओके सर, लुक एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज अवर फ्रेंड। तो न्यूक्लियस को जब आप देख रहे हैं तो ये राउंडेड नजर आ रहे हैं। यस सर, दीज आर द राउंडेड न्यूक्लियस, राउंडेड न्यूक्लियस, एंड राउंडेड न्यूक्लियस मींस क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब अगर मान लो इस राउंडेड न्यूक्लियस के चारों ओर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको सेल मेम्ब्रेन भी नजर आ रहा है। दिस सेल्स आर लोकेटेड ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये राउंडेड अपीयरेंस दे रहे हैं और बीचों बीच में आपको यहां पर ल्यूमेन भी नजर आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? कई सारे सेल्स है सर, इसमें न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। सर सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, इट इज अवर सेल एंड न्यूक्लियस इज लोकेटेड हियर। अब अगर सेक्शन यहां से होगा तो न्यूक्लियस नजर आएगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि सेक्शन वहीं से हो। अगर सेक्शन थोड़ा भी राइट लेफ्ट हुआ तो उस सेल में न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि कई सारे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहे हैं। सो दीज आर मेकिंग वन फॉलिकल लाइक अपीयरेंस। यस, जिनमें से सिक्रीशन अगर होगा तो इस ल्यूमेन में जमा होगा। अब ऐसा अपीयरेंस कहां पर होता है? मैंने आपको बताया था ये क्यूब शेपेड सेल्स हैं सर, दीज आर आवर क्यूबॉइडल इपिथेलियम, सिंगल लेयर में, इसलिए सिंपल क्यूबॉइडल आप कहेंगे। याद रखिए, ऐसा अपीयरेंस आपको ग्लैंड में नजर आ रहा है, जैसे कि आप बोल सकते हैं थायराइड ग्लैंड, जैसा कि आप बोल सकते हैं पीसीटी डीसीटी ऑफ द किडनी। यस, किडनी में भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर यूरिन का सिंथेसिस होता है, चीजें बनती है, सीक्रेट होती है, तो इनका अपीयरेंस एक जैसा होता है। किडनी है कैसे पहचानेंगे? जब ग्लोमेरुलर टफ्ट मिलेगा, ब्लड वेसल टफ्ट मिलेगा, जहां पर आप फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम देखेंगे, ब्लड वेसल है इस कारण, तो उसे आप कहेंगे किडनी। लेकिन अगर ग्लोमेरुलर टफ्ट नहीं मिल रहा है तो आप थायराइड कहेंगे। यहां पर ल्यूमेन में आपको T3 T4 का एक्यूमुलेशन मिलेगा। मैंने आपको एक और चीज पिछले वीडियो में बताई थी कि अगर इंफेक्शन होता है किडनी का तो इस पीसीटी डीसीटी के अंदर में कास्ट डिपोजिशन मिलेगा और ऐसा लगेगा कि ये थायराइड का फॉलिकल है जिसके अंदर T3 T4 है, तो इसे हम कहते हैं थायराइडाइजेशन of kidney. Yes sir, this is the one very important term, so remember this point. Now try to catch this another one. अब आप यहां पर देख रहे हैं सर राउंडेड न्यूक्लियस, राउंडेड न्यूक्लियस, राउंडेड न्यूक्लियस, जो कि हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है। आप कहेंगे सर क्यूबॉइडल, लेकिन मैंने आपको कहा है कि हिस्टोलॉजी में केमिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, थर्मल प्रेशर पड़ते हैं, इस कारण कई सारे चेंजेस होते हैं। मोस्ट कॉमनली इफ यू विल सी द एवरेज फीचर, तो हर सेल आपको क्या नजर आ रहा है सर? इट इज वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। तो ये कुछ और नहीं है सर, ये हमारा कॉलमनर इपिथेलियम ज्यादा कह रहा है। जानबूझ करके हमने ऐसे स्लाइड रखे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करें, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ही स्लाइड मिलेंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ द फीचर इज सेइंग अबाउट द कॉलमनर इपिथेलियम। ओके सर, क्या काम है इनका? सर सिंथेसिस करना और स्टोर करना। दे विल स्टोर एट द एपेक्स। ओके, जैसे कि म्यूसिन और कई सारे एंजाइम्स, ये सारी चीजों को ये अपने एपेक्स पर स्टोर करके रखता है और स्ट्रेच करता है, जिससे लेंथ बड़ी हो जाती है और न्यूक्लियस को ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ धक्का देता है। सब तरफ से प्रेशर कॉमन होता है, इसलिए जनरली इनमें आपको न्यूक्लियस वर्टिकल मिलेगा, विच इज शोइंग द एक्सिस 90 डिग्री टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए आगे हम ऑब्जर्व करते हैं इस इपिथेलियम को। यू कैन सी सर हियर इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। You can observe sir nucleus are also observed and nucleus are elongated. So this is our columnar kind of the epithelium. लेकिन साथ में आप देख रहे हैं कि इसके सरफेस पर yes fine striations are present, जिसे हम सीलिया कहते हैं। अब आप यहां पर समझिए
कि सर न्यूक्लियस के मल्टीपल लेयर मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। यस, हाइट ज्यादा है, न्यूक्लियस इज इलोंगेटेड मेकिंग 90 डिग्री टू द आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसलिए आप इसको कॉलमनर कहेंगे। ओके सर, दिस द आवर सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। लेकिन याद रखेंगे कि कोई भी स्ट्रेटिफाइड लेयर होता है तो उसमें 8 से 10 लेयर होते हैं, बहुत ज्यादा लेयर होते हैं। अगर आपको एक लेयर, दो लेयर, तीन और ज्यादा से ज्यादा चार, 3-4 लेयर मिल रहे हैं, मतलब समझने की कोशिश कीजिए ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। यू विल सी दैट ऑल द सेल्स, yes, all the cells actually they are attached to the basement membrane। बेसमेंट मेम्ब्रेन से हर सेल अटैच है, इसलिए याद रखिए ये हमारा ट्रू नहीं बल्कि ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड columnar epithelium। Getting the point? Okay, now try to catch this another point। ये जो pseudo stratified columnar epithelium है, इससे रिलेटेड कई सारे आपको क्लिनिकल रिलेटेड चीजें भी मिलेगी। कहां मिलेगा सर? इट इज फाउंड क्लासिकली इन द अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, अब समझने की कोशिश कीजिए। पैथोलॉजी में आप एक सिंड्रोम पढ़ते हैं, दैट इज अवर इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। यस सर, दैट इज द इमोटाइल, इंटीग्रेटिंग विद द पैथोलॉजी एंड द मेडिसिन, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सीलिया की मोटिलिटी चली जाती है। यस सर, सीलिया की मोटिलिटी चली जाएगी। अगर सीलिया की मोटिलिटी चली गई तो जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो लंग में इंफेक्शन हो जाएंगे, वहां पर सुपुरेशन होगा, पस कलेक्शन होगा, इंफ्लामेशन होगा, और लंग के जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट होकर के, डायलेट होकर के, यस दे विल शो द डायलिटेशन। यस, डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकस इज नोन एज द ब्रोंकिएक्टेसिस। यानी इस सिचुएशन में आपको क्या मिलता है सर? यू विल से ब्रोंकिएक्टेसिस। एक्टेसिया मींस डायलिटेशन। और इसके साथ में ये कॉन्जेनिटल कंडीशन है, इसके साथ कॉमनली आप देखेंगे साइटस इनवर्सस भी एसोसिएटेड होता है। यस, साइटस इनवर्सस क्या है? साइट इन्वर्ट हो गए, जैसे कि हार्ट लेफ्ट साइड की जगह में राइट साइड मिलेगा, राइट साइड में लीवर होने की जगह में लेफ्ट लीवर मिलेगा, स्प्लीन लेफ्ट में होने की जगह में राइट में स्प्लीन मिल रहा है। तो बॉडी के जितने ऑर्गन है वो ऑपोजिट साइड मिलते हैं, जिसको हम साइटस इनवर्सस कहते हैं। और साथ में सीलिया कहां पाया जाता है सर? स्पर्म में सीलिया पाया जाता है। हमारा स्पर्म जो है उसमें अगर सीलिया की मोटिलिटी चली गई तो वो फर्टिलाइजेशन शो नहीं करेगा और इस कारण इनफर्टिलिटी मिलेगी। सो देयर इज द इनफर्टिलिटी अवर, yes, infertility also seen। So you will see there is our condition SBI, State Bank of India, you can remember the immotile cilia syndrome। Sir, it is also known as Carter-Jenner syndrome। तो इसलिए आपका ये इपिथेलियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्लिनिकल सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन हमने हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, पैथो और मेडिसिन का किया। नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। कैन यू सी सर? हियर इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, सर मल्टीपल लेयर्स, और ये दो चार नहीं, ये बहुत ज्यादा है। सो डेफिनेटली दिस इज अवर स्ट्रेटिफाइड। यस सर, इट इज अवर स्ट्रेटिफाइड। अब ये कौन सा एपिथेलियम है? कैन यू सी द न्यूक्लियस, द अपर मोस्ट न्यूक्लियस, दे आर शोइंग द पोजिशन विच आर मेकिंग पैरेलल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर पैरेलल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसलिए इसको हम स्क्वैमस इपिथेलियम कहेंगे। सर इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। अब सवाल यह है कि ये केराटिनाइज्ड है कि नॉन केराटिनाइज्ड? तो ऊपर वाले लेयर में आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई यू विल से सर नॉन केराटिनाइज्ड, क्योंकि केराटिन वाले जो लेयर होते हैं उनमें आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। डेड न्यूक्लियस, डेड फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम, यस these are known as the keratin। it is having the highly eosinophilic appearance। तो इसमें तो न्यूक्लियस नजर आ रहा है, यानी कि ये केराटिन नहीं है। अब ये कहां पाया जाता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ये उन जगहों पर पाया जाता है जहां पर फ्रिक्शन होगा। सर जहां पर भी फ्रिक्शन होगा वहां पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। लेकिन अगर वो डेड नहीं है तो वहां पर सिक्रेशन होगा, यानी कि केराटिन नहीं पाया जाएगा। सो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज शोइंग द फ्रिक्शन एज वेल एज वेट पार्ट, तो वहां पर ये चीजें पाई जाती है। ये जनरली आपको हमारे बॉडी के जितने भी ओपनिंग्स हैं वहां पर नजर आते हैं। चलिए सोचते हैं कहां कहां पर, एक एक करके। सर आई, कंजक्टाइवा एंड द कॉर्निया, दे आर शोइंग द फ्रिक्शन। यस, ये गीला है। ओके, तो आप क्या कहेंगे? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दिस इज इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन विथ
योर ऑप्थेल्मोलॉजी। आगे नेजल वेस्टिब्यूल, सर गीला है, फ्रिक्शन है, अगेन सेम। ओरल कैविटी, अवर पैलेट, अवर फेरिंग्स, यस अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, सब में सेम कहानी। दीज आर मेकिंग द ओपनिंग पार्ट, फ्रिक्शन है, वेट है। बॉडी में नीचे आते जाइए, टिप ऑफ द यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस, फ्रिक्शन है, यहां पर गीलापन होता है, तो आप कहेंगे सर दिस इज अगेन नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना, लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, यस फ्रिक्शन है, वेट पार्ट है, ओपनिंग है, तो डेफिनेटली नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आप कहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि केराटिनाइज्ड लेयर कहां पर मिलेगा, तो केराटिन लेयर, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये ऐसे पार्ट है जहां पर फ्रिक्शन मिलेगा, डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा, लेकिन केराटिन है तो इसलिए ये पोर्शन ड्राई होते हैं। यस, यहां पर वेटनेस आपको नजर नहीं आएगी, तो फ्रिक्शन है और ये पार्ट ड्राई है। ओके सर, ऐसा कौन सा पार्ट है, सर स्किन, यहां पर फ्रिक्शन है और यहां पर कोई सिक्रेशन नहीं हो रहा है, सो दिस इज अवर केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एग्री सर। Now try to understand this another kind of the epithelium. You can see here, sir, this is our yes basement membrane. ये हमारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें आपको अलग अलग सेल्स नजर आ रहे हैं सर। हियर आर द मल्टीपल सेल्स आर सीन, और इसमें आप देख रहे हैं कि बेसल सेल्स हैं जो कि क्यूबॉइडल अपीयर हो सकते हैं, यस मिडिल सेल्स हैं जो पियर शेपेड नजर आते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट सेल्स हैं विच आर शोइंग द एक्स्ट्रा रिजर्वायर ऑफ द एपिथेलियम, जो नीचे वाले सेल्स में धस गए हैं। गेटिंग द पॉइंट। इवन कुछ सेल्स जो है वो बाई न्यूक्लिएटेड अपीयरेंस शो कर रहे हैं, कैन यू सी, इसमें दो न्यूक्लियस हैं। अगर आप इसमें एक डंडा लगा दें तो जस्ट जुबिडुबिडुबिडी समथिंग लाइक दैट, आपका जो मूवी आई थी वैसा आप अम्ब्रेला छाता बना करके नाच सकते हैं, तो ये कुछ और नहीं सर, दिस इज अवर अम्ब्रेला सेल्स। और अम्ब्रेला सेल्स मिल गया, यस बेसमेंट मल्टीपल लेयर आपको दिख रहे हैं, पियर शेपेड सेल्स मिल रहे हैं, सब चीज भूल जाइए। द अपर सेल्स विच आर शोइंग द एक्स्ट्रा रिजर्वायर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो कि अंदर की सेल्स में धस रहे हैं, इनको हम अम्ब्रेला सेल्स कह रहे हैं। तो ये अगर मिल गया तो डेफिनेटली इट इज अवर यूरोथीलियम। एमसीक्यू, यस। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, कहां पर, आफ्टर द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से शुरू होता है। याद रखिए कि हमारे किडनी में, यस बोमस कैप्सूल, वहां पर फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम, हमारा जो पीसीटी पार्ट है वहां पर आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखा था, हेनले लूप में एक्सचेंज होता है इसलिए स्क्वेमस एपिथेलियम, डीसीटी में फिर से पीसीटी जैसा अपीयरेंस, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट वो पार्ट है जहां से ट्रांजिशनल एपिथेलियम चालू होगा। अब कलेक्टिंग डक्ट, फिर उसके बाद माइनर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, पूरा आपका क्या पाया जाता है सर, अवर यूरोथीलियम। जब यूरिन भरता है तो ये स्ट्रेचिंग शो करेगा, तो अभी तो ये मल्टीपल लेयर दिख रहा है, लेकिन जब स्ट्रेचिंग होगी तो ये पूरा फ्लैट हो जाता है, स्क्वेमस अपीयरेंस में आ जाता है। तो ये एक फेस से दूसरे फेस में ट्रांजिट करता है अपीयरेंस में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब यूरेथ्रा में भी यही पाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा टिप ऑफ यूरेथ्रा, सर यहां पर तो फ्रिक्शन था, सर ये गीला था, तो टिप ऑफ द यूरेथ्रा यहां पर आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं पाया जाएगा। इसी तरीके से जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वहां पर प्रेशर होता है, तो यहां पर आपका यूरोथीलियम नहीं पाया जाता। पुराने पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए हमने एक रिकॉल किया। चलिए अब हम ग्लैंड की बातें करते हैं। ग्लैंड्स आर नथिंग, दीज आर मॉडिफाइड एपिथेलियम विच आर शोइंग सिक्रेटेड प्रॉपर्टी। हमें जो जानना है वो ये है कि सिक्रेशन के मोड के बेसिस पर ये मेनली तीन टाइप के होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट थ्री टाइप्स, रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है होलोक्राइन, दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका एपोक्राइन, और तीसरा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ईक्राइन, ऑल्सो यू कैन से द मीरोक्राइन। ये चीजें आपको जाननी है एक एक करके। ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। सपोज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस। इस सेल ने सिंथेसिस किया और उसने मटेरियल स्टोर करके रखा हुआ है। अब इसको ये सिक्रेट करना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला, इसने क्या किया, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, दिस एंटायर सेल इज शोइंग द डिसरप्शन, सो ऑल द कंटेंट्स दे आर लीकिंग आउट। ओके सर, तो पूरा ग्लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं होलो। होलो
यू कैन रिमेंबर होल ग्लैंड इज गेटिंग डिस्ट्रक्शन। तो ये हो गया होलोक्राइन। याद रखेंगे कि कौन सा ग्लैंड होलोक्राइन है सर, द सीबेशियस ग्लैंड, जो कि सीबम सिक्रेट करते हैं स्किन से, जो कि ऑयली बनाते हैं हमारे चेहरे को। याद रखिए, अच्छा हुआ कि ये हमारे जो स्किन के सीबेशियस ग्लैंड है ये होलोक्राइन है, पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अदरवाइज हम तो तेल की टंकी बन जाते, बस तेल ही तेल निकलता रहता। तो ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे, द स्किन, द सीबेशियस ग्लैंड, दे आर होलोक्राइन ग्लैंड। पुराने समय में क्वेश्चन क्या आया करता था, द सीबेशियस ग्लैंड आर यस होलोक्राइन ग्लैंड, लेकिन आजकल वो स्किन का स्लाइड देंगे। फर्स्ट टास्क दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द skin, then you have to identify where this sebaceous gland are located, and then you have to say about the which type of the gland, holocrine। मतलब एक क्वेश्चन में एक्चुअली वो तीन चीजें पूछ रहा है। यस, दिस इज द इंटीग्रेशन विद द स्किन, क्योंकि जब इस सेबेशियस ग्लैंड के डक्ट में ब्लॉकेज होगा तो एक्ने आपको देखने के लिए मिलेगा, पिंपल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगला मोड क्या हो सकता है, यस, इस ग्लैंड ने क्या किया सर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसने सिर्फ अपने एपाइकल पोर्शन को डिस्ट्रॉय किया। ओनली द एपाइकल पोर्शन इज शोइंग द डिस्ट्रक्शन एंड रिलीजिंग द कंटेंट। क्योंकि एपाइकल पोर्शन का डिस्ट्रक्शन हो इसलिए इसको हम कह रहे हैं एपोक्राइन। एपो से आपको याद हो जाएगा सर एपाइकल। तो वो सारे ग्लैंड याद रखिए जिससे स्पेशल स्मेल आती है, फिरोमोन को सिक्रेशन होता है, वो एपोक्राइन का क्लासिकल एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि एक एक करके, एक्सिलरी, यस, एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड, तो आप याद रख सकते हैं एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड, यस, इनमें एक पिकुलियर स्मेल होती है। इसी तरीके से पेरिनियम एरिया में पेरिनियम स्वेट ग्लैंड, इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं द अवर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट भी आपका एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है विच इज मेनली इन एपोक्राइन नेचर। अब हम बात करते हैं ईक्राइन, तीसरे ग्लैंड की, ईक्राइन और मीरोक्राइन। आप याद रख सकते हैं सर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मीरोक्राइन है। दीज आर गुड काइंड ऑफ द ग्लैंड। आप देखेंगे कि इनमें बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, जो भी सिक्रेशन अंदर है ओनली बाय द सिंपल एक्सोसाइटोसिस मेथड दे आर रिलीजिंग इट। तो ये क्या है सर, इट इज अवर ईक्राइन और एपोक्राइन। कौन से ग्लैंड याद रखेंगे, द नॉर्मल स्वेट ग्लैंड, these all are modified sweat gland। yes, breast भी क्या है सर, it is modified स्वेट ग्लैंड। लेकिन जो नॉर्मल स्वेट ग्लैंड होते हैं दे आर ईक्राइन और मीरोक्राइन इन नेचर। इतना कम से कम आपको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है और अपने स्लाइड में आइडेंटिफाई करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फोकस एरियाज फॉर एग्जाम। yes, classification of epithelium is important and image based identification is important। तो ये दो चीजें आप जरूर करेंगे, हिस्टोलॉजी में कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इपिथीलियम और साथ में कार्टिलेज और कोलेजन, ये तीन चीजें आपको जरूर करके जाना है। यस, नाउ द रिवीजन कैप्सूल, ट्रांजिशनल इपिथीलियम, यूरोथीलियम, सर इट इज फाउंड इन द अवर यूरिनरी ट्रैक्ट, मेनली आफ्टर द कलेक्टिंग डक्ट अप टू द यूरेथ्रा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, टिप ऑफ द यूरेथ्रा एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। स्किन का स्लाइड हमको पहचाननी जरूर आनी चाहिए और सीबेशियस ग्लैंड पहचानना जरूर आना चाहिए। चलिए हम इन चीजों को अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखते हैं। Which of the following epithelium is seen in the fallopian tube? This question had been asked in FMG 2021। तो याद रखेंगे fallopian tube, सर यहां पर सिक्रीशन होता है, सिंथेसिस होता है, स्टोरेज होता है, तो इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऐसे सेल्स पाए जाएंगे जिनकी हाइट ज्यादा होगी। आप देखेंगे न्यूक्लियस, दीज आर 90 डिग्री टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इनको ओवम को, स्पर्म को मूव करना है, जाइगोट को मूव करना है, इसलिए याद रखेंगे एट द टॉप देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द सीलिया। सो आंसर इज सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एम्स नवंबर 2016 पैटर्न। ये थोड़ा पुराना पैटर्न है लेकिन फिर भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। विच टाइप ऑफ द ग्लैंड इज डिपिक्टेड हियर, एपोक्राइन, मीरोक्राइन, यस, होलोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। डेफिनेटली ये एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं हो सकता। आप ऑप्शन को भी देखिए, उसके अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश कीजिए। कैन यू सी, सर हमने न्यूक्लियस को अपना दोस्त बनाया था, न्यूक्लियस तो दिख ही नहीं रहा है। हिस्टोलॉजी में यही होगा, आप जो पढ़ के जाएंगे हो सकता है वो वहां पर ना है, लेकिन घबराना नहीं है, आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है। नाउ कैच दिस पॉइंट, कैन यू सी, हियर आर
फ्यू स्ट्रेट पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, ये कुछ और नहीं है, ये हमारे हेयर शाफ्ट है। कैन यू सी द रेड इयोसिनोफिलिक लेयर एट द टॉप मोस्ट, ये कुछ और नहीं है सर, ये हमारा केराटिन है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, हाईली इयोसिनोफिलिक इन नेचर, एंड दिस इज अवर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा है लेकिन हेयर है सर, हेयर कहाँ है, स्किन में है, तो आपको समझना है सर ड्राई है, यहां फ्रिक्शन होता है तो डेफिनेटली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, केराटिनाइज्ड लेयर। अब इस हेयर शाफ्ट के बेस में आप नजर डालिए, स्किन के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। हियर यू कैन सी वन लार्ज मास विच इज शोइंग द स्मॉल लॉक्यूलाई। ये क्या है सर, ये कुछ और नहीं है, फैट है, ये सीबम है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, वेन एवर वी आर डिपिंग द फैट विद इन द एसीटोन एंड एल्कोहल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द स्लाइड, द फैट इज वॉश्ड विद इन द फैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसलिए ये एम्प्टी अपीयरेंस दिखा रहा है, ये एम्प्टी अपीयरेंस दिखा रहा है, वहां पर आपको एम्प्टी अपीयरेंस नजर आ रहा है, तो ये कुछ और नहीं है सर, दीज ऑल आर अवर यस सिबेशियस ग्लैंड। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि कौन से टाइप का ग्लैंड होता है सर, दीज आर टोटली डिस्ट्रॉइंग, सो दीज आर होलोक्राइन इन नेचर। अब समझने की कोशिश कीजिए, इनका जो डक्ट होता है वो हेयर शाफ्ट के बेस में ओपन होता है, अगर इसमें ब्लॉक हो जाए तो सीबम यहाँ एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और यहाँ पर एलिवेशन होगा, और यही हमारा पिंपल बनाता जो एक प्रोजेक्शन की तरह स्किन पर नजर आता है, एक्ने कहलाता है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन। नाउ ट्रांजिशन इपिथेलियम, याद रखिए ट्रांजिशन इपिथेलियम इज फाउंड इन द अवर यस यूरिनरी ट्रैक्ट, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं पीसीटी, नो सर, पीसीटी में सिंथेसिस होता है, सिक्रीशन होता है, तो यहां पर आपको क्यूबॉइडल इपिथेलियम नजर आएगा। लूप ऑफ हेनले सर, यहां पर तो एक्सचेंज का काम होता है, सो हियर इज अवर स्क्वेमस इपिथेलियम। रीनल पेल्विस एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, सर टिप ऑफ द यूरेथ्रा, टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यहां तो फ्रिक्शन है, ये हमारे बॉडी की एक ओपनिंग है, तो यहां पर आपको नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस इपिथेलियम नजर आएगा। तो रीनल पेल्विस वो पार्ट है, यस, कलेक्टिंग डक्ट से लेकर बाकी सभी चीज यहां पर आपको ट्रांजिशनल इपिथेलियम देखने के लिए मिलता है, except membranous urethra and our tip of the urethra. So this is the important fact. Now at the last, few motivating lines for all of you. Remember this beautiful movie Dasharath Manjhi sir. Yes, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई काम कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे, कोई काम कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे, नहीं थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करते चले जाएंगे, एक दिन वो जरूर पॉसिबल है। यस, इस आदमी ने पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाया, इससे कठिन काम दुनिया में कोई और हो सकता है? ये पढ़ना लिखना अगर आप कंपेयर करेंगे तो इससे तो आसान ही है। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।